भाग जाओगे अटेंडेंस लगवा के, यहाँ पे बंक कर लोगे, कोई बात नहीं, पढ़ने वाले रुकेंगे, ना पढ़ने वाले को कोई रोक नहीं सकता, दैट इज अ बिग इशू। बट अटेंडेंस में अपने आप लगा दूंगा, तब लगाऊंगा बताएंगे बच्चों को ना, होपफुली कंप्यूटर से ही लगा लेंगे, नहीं तो मन हुआ तो ऐसे लगाएंगे, काम मिला। तो वी वर रिवाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, और वो यूनिट चार्ज ही हमने डिफाइन किया था टेस्ट चार्ज जिसको बोला था, ठीक है। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ये तो इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, लेकिन इसका अगर वैसा आम बोलचाल की भाषा में बोले या फिर उसका प्रैक्टिकल डेफिनेशन समझोगे तो फील्ड किसको बोलते हैं, फील्ड, दायरा, एम्प्टी स्पेस, एक ही जैसी फीलिंग दे रहे हैं ना, कि अपने आसपास का जो स्पेस है उसको, तो उसमें एक चार्ज अपनी प्रेजेंस को कैसे रजिस्टर करता है, एक चार्ज अपनी प्रेजेंस अपने आसपास के स्पेस में कैसे रजिस्टर करता है, बाय प्रोड्यूसिंग सम इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपने आप से अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अपने आसपास के स्पेस में कुछ ऐसी चीज जनरेट करता है जिसकी वजह से उसके आसपास आने वाले चार्जेस को पता चलता है कि देयर इज सम चार्ज प्रेजेंट। और वो क्या, चार्ज का कैसे पता चलेगा दूसरे चार्ज को, बाय कूलम्बिक अट्रैक्शन या रिपल्शन, जिसको बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स, जो कूलम्ब्स लॉ से हम पढ़ते आ रहे थे। कि अब थोड़ा और रिफाइनली डिफाइन किया था, वो क्या था कि एक चार्ज अपने आसपास के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें आने वाले किसी भी चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर आपको फोर्स मेजर करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है तो उसके लिए हम एक स्पेशल टाइप ऑफ चार्ज को यूज करते थे, उसको क्या बोला था, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके बाद हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या रहेगा, एक पॉइंट चार्ज गिवन है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये हमने बोला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। तो हमने क्या किया बच्चों, सोर्स चार्ज था, ये चार्ज क्यू था डिवाइडेड बाय दिस क्यू और आर स्क्वायर, तो पर यूनिट चार्ज था, क्यू से क्यू उड़ जाएगा, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली एक क्वांटिटी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सम क्वांटिटी दैट क्वांटिफाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन अदर वर्ड्स अगर बोले तो फोर्स अगर ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, फोर्स अगर कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम। क्यों, क्योंकि ये क्यू नोट जो था नीचे वाला क्यू नोट, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोला था इसको हमने, टेस्ट चार्ज। कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने का या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को चेक करने वाला चार्ज, उसी को बोला, जो टेस्ट कर रहा है कि वेदर देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड या ना है, तो उसी को बोला कि दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज। तो इसको बोला जी टेस्ट चार्ज। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी लास्ट क्लास में, व्हाट वर दोस प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी, चलो मेरे को बताओ। इसका मैग्नीट्यूड क्या था टेस्ट चार्ज का, स्मॉल था, और उसको बोले थे यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी एसआई यूनिट में बोले तो 1 कूलम। फिर उसके बाद क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था खुद का, नो सर, नो इलेक्ट्रिक, नो सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जी, इसका मैग्नीट्यूड क्या था, साइन क्या था, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, इसका साइन था जी पॉजिटिव। तो ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। इसके अलावा ये बताओ कि पॉजिटिव क्यों था, कैन समबडी टेल मी कि व्हाई वी आर अज्यूमिंग दिस टेस्ट चार्ज टू बी अ पॉजिटिव। भाई हम तो नेगेटिव भी अज्यूम कर सकते थे, व्हाई वी आर अज्यूमिंग इट टू बी अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कोई बताएगा कि हमने पॉजिटिव क्यों अज्यूम किया। किसी को ये डाउट आया था कि यार ये टेस्ट चार्ज नेगेटिव भी तो हो सकता है, हमें समझ आ गया कि छोटा मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, इतना छोटा होना चाहिए कि ये जो मेन चार्ज है या सोर्स चार्ज जिसको बोला, देखो लास्ट वाले फॉर्मूले में हम ऐसे रेफर करते हैं, जो बीच वाला चार्ज होता है जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हो तो उसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, और जिसकी मदद से मेजर करते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो आप बताओ कि सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज फार लेसर, तो ये बात तो समझ आती है ताकि वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। लेकिन ये बताओ कि व्हाई वी आर अज्यूमिंग इट टू बी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव भी तो अज्यूम कर सकते थे, तो आप बताओ कि व्हाई दिस टेस्ट चार्ज इज अज्यूम टू बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, बोलो। जो डेफिनेशन पढ़ा था लास्ट टाइम उसी में इसका आंसर छिपा हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ, बोलो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज
इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। तो जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बताओ व्हाई वी आर अज्यूमिंग इट टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू। बोलो बोलो। हाँ जी, नहीं हायर पोटेंशियल नहीं बच्चे। देखो डायरेक्शन ऑफ, कुछ बच्चे मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास के टाइम पे, ठीक है कोई बात नहीं। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन वो होगा, किस पे, टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एट दैट गिवन पॉइंट। अब आप अज्यूम करो, मान लो जो मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे, तो आप नेगेटिव लेके देख लो। ये पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज इसको बोला, दैट इज ए पॉजिटिव वैल्यू। इसके आसपास एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दिया जिसको मैंने बोल दिया माइनस क्यू नॉट। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव सोर्स चार्ज जो है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाएंगी और नेगेटिव चार्ज के अंदर अंदर जाती हुई नजर आएंगी। तो आप बताओ कि भाई पॉजिटिव वाला है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल रहा है बाहर, लेकिन टेस्ट चार्ज जब एक पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना भाई। नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सोर्स चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है दूसरे डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं ना बच्चों, तो हमारी जो डेफिनेशन थी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो वही रहेगी जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा, वो इनवैलिड हो जाएगी। तो अब इसी में अगर ये नेगेटिव जगह पॉजिटिव रहा होता तो क्या होगा, देखो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और पॉजिटिव ही टेस्ट चार्ज है, तो अब इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है तो दूर की तरफ लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन, टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन और सोर्स चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। दैट इज व्हाई टेस्ट चार्ज इज assumed टू बी एज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमारा अजम्पशन है, पॉजिटिव हमने अज्यूम कर लिया। और अगर ये उल्टा होता तो उसमें उस केस में क्या हो जाता, ये नेगेटिव। अब किसी को लगेगा सर ये तो सोर्स चार्ज अगर ये पॉजिटिव है तो आप बोल रहे हो, अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव भी रहेगा ना बच्चों, देखो नेगेटिव लेके देख लो, सोर्स चार्ज को नेगेटिव ले लिया कि भैया ये नेगेटिव सोर्स चार्ज था, अब इसके पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। अब मुझे बताओ सोर्स चार्ज के अंदर तो ऐसे जाएंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स जो नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर जाता हुआ नजर आएगा आपको ऐसे। अब फोर्स भी इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव था ये पॉजिटिव है तो फोर्स भी इधर ही लगेगा, रेडियली इनवर्ड ऑफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज। तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, और फोर्स लग रहा है जिसपे, इस पे टेस्ट चार्ज पे। टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स और सोर्स चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन रहनी चाहिए बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, सेम। तो उसको सेम रखने के लिए द ओनली पॉसिबल वैल्यू इज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं, समझ आया। चलो Yes, sir. अब कूलम्स लॉ बोलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन इज k(q1q2 by r²। वेक्टर फॉर्म में बोल दे तो इसके ऊपर एरो हेड लगा देंगे और इधर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम सबने पढ़ लिया, हमने पढ़ चुके हैं, हम बार बार हम ये चीज देख चुके हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब देखो, अब मुझे बताओ कि इसी फोर्स के फोर्स, यही फोर्स हमें क्या बोलता है कि जब हम सोर्स चार्ज यानी ये बीच वाला चार्ज जो है सोर्स चार्ज, इसके पास जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, जितना नजदीक जाएंगे उतना फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी बढ़ेगी। तो जितना दूर जाएंगे उतनी फोर्स की वैल्यू घटेगी, क्यों, क्योंकि आर जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में, जितना बड़ा आर उतना फोर्स कम, यानी कि जितना दूर आप चलेंगे उतना फोर्स घट रहा है और जितना पास आओगे उतना फोर्स बढ़ रहा है। दैट ऑल्सो मीन्स कि जितना आप सोर्स चार्ज के नजदीक होंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब चार्ज के पास में हो इधर पॉइंट 1 पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, 2 पॉइंट पे गए तो 1 के कंपैरिजन में कम, 3 पॉइंट पे गए तो 1 और 2 के कंपैरिजन में और भी कम, है ना। तो दिस इंटेंसिटी एज यू मूव आउटवर्ड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज बोथ रिड्यूसेस, दोनों के दोनों कम होने वाले, ये सबको पता है।
कौन? कूलम्स ने बोला, तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब देखो, ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था। अब इसके बाद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इसका मैंने बताया था कि दीज आर मैथमेटिकल कंसेप्ट्स डेवलप्ड बाय अस टू एनालाइज द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। हम बताएंगे कि चार्ज पॉजिटिव वाला प्रेजेंट है कि चार्ज नेगेटिव वाला प्रेजेंट है, एक चार्ज प्रेजेंट है कि दो चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे प्रेजेंट है कि केवल पॉजिटिव सारे प्रेजेंट है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए, चार्जेस को स्टडी करने के लिए, उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को स्टडी करने के लिए एक मैथमेटिकल कंसेप्ट का इन्वेंशन किया गया, जिसको बोल दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसको डिफाइन किया गया बाय कन्वेंशन कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल एमर्ज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज से आपको रेडियली आउटवर्ड जाती हुई नजर आएंगी, और दे विल अपीयर टू बी सिंकिंग रेडियली इनवर्ड ऑन द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के अंदर समाहित होते नजर आएंगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती हुई नजर आएंगी। तो आपको आ रही है नजर, आ रही है ना जी? Yes. और यहाँ इनवर्ड, तो सबको दिख रहा है। चलो, ये हो गया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने एक एक करके देखी थी कि द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट ए गिवन पॉइंट कैन नेवर बी इंटरसेक्टिंग, कि एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसकी डेफिनेशन में एक और बात थी कि टेंजेंट टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट gives us the direction of electric field at that particular point। टेंजेंट क्या होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर है, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर तक ले जाओ और उसके ऊपर 90 डिग्री ऐसे ड्रॉ कर दो, तो उसी को बोलते हैं टेंजेंट। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, EFL बोल रहा हूँ उसको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके ऊपर कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करो, इस इंस्टेंट पे तो इधर है, अगर यहाँ बोलो तो इधर का कुछ सेंटर रहा होगा रोटेशन का, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है। तो किसी भी गिवन पॉइंट पे जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको मिलती है किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब देखो अगर एक पॉइंट पे दो लाइनें हैं तो इसका मतलब दो टेंजेंट बनेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आएंगी। तो एट ए गिवन पॉइंट एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, दो हो ही नहीं सकते। तो दैट मीन्स द इंटरसेक्शन इज नॉट पॉसिबल। दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते, दैट इज वाई दो टेंजेंट नहीं हो सकते, दैट इज वाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी एक पॉइंट पे नहीं हो सकती, और दो एक साथ नहीं हो सकती, मतलब इंटरसेक्शन इज नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेज अस। अब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी। बोलो Vector. क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर सम कर लोगे ना यार, E1 और E2 था, तो देयर विल बी समथिंग दैट इज द वेक्टर सम ऑफ दीज बोथ वैल्यूज, तो जिसको बोल दिया रिजल्टेंट। तो ये दो नहीं होंगे, उनका रिजल्टेंट प्रेजेंट होगा, और रिजल्टेंट होगा तो उसके हिसाब से कुछ इंटरमीडिएट ये होगी एक ही लाइन, तो ये दो नहीं होंगी। तो ये आपको समझ आया। इसी का बड़ा भाई आएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जब आपको समझ आएगा कि जब दो वेक्टर गिवन हो तो उनको वेक्टर सम कर दो तो रिजल्टेंट निकल जाता है। समझे? अब देखो फिर क्या बोला कि फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। अब पॉइंट चार्ज है तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड जाएंगी। अगर यही इनफाइनाइटली पैरेलल प्लेट्स हो, इधर भी नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रही हैं और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो उस केस में क्या होगा? प्लेट्स है, इन पे चार्जेस हैं, एक पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऐसे नीचे वाले पे नेगेटिव नेगेटिव। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड दे एंड एट अ नेगेटिव चार्ज। तो दीज विल बी ऐसे पैरेलल लाइंस होंगी। कब? तब ये पैरेलल प्लेट्स हैं, यानी कि लीनियर है, ये ऐसे प्लेट्स हैं जिन पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनफाइनाइट इन्फिनिटी तक जा रही हैं, तब ऐसा आपको दिखेगा। तो दे विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ऐसा था तो इसके परपेंडिकुलर, पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज का परपेंडिकुलर क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज, जितना मैग्नीट्यूड चार्ज के जितना नजदीक हो, देखो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है ना, घनी घनी लग रही है, बहुत सारी इकट्ठी इकट्ठी, और जितना दूर जा रहे हो उतना कम कम है। तो जितना चार्ज के नजदीक आ रहे थे, आपने खुद बताया कि सर जितना नजदीक आओगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि कूलम्स लॉ से हमें पता चलता है। और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन ही आपने इस प्रकार किया है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट
टेस्ट चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जितना फोर्स ज्यादा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो जितना नजदीक जाओगे चार्ज के उतना उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बढ़ेगा, उतना ही उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। तो जितना नजदीक जाओगे उतनी ही ज्यादा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजर आएंगी, उतना ही डेंसर आपको अपीयरेंस रहेगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो इससे ये प्रॉपर्टी ये भी हुई कि जितना ज्यादा डेंसर प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दिख रही है, इसका मतलब उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी थी ये वाली। आगे बढ़ते हैं कि दे स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज में जाती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव था, अगर पॉजिटिव नेगेटिव का तो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, नेगेटिव दोनों पॉजिटिव होते तो क्या होता, पॉजिटिव से बाहर जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे जाएंगी हमारी बाहर। ये वाला पॉजिटिव दूसरे वाले पॉजिटिव की लाइंस को रिपेल कर, ठीक है, ऐसे रिपेल करेगा क्योंकि इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती, दे विल रिपेल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ आता। और यही नेगेटिव नेगेटिव रहते तो भी ऐसे ही रिपेल होता, और पॉजिटिव नेगेटिव रहते तो पॉजिटिव से जाएंगे और नेगेटिव में चली जाएंगे, ऐसा। ठीक है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी पॉइंट चार्ज के इंफिनिटी तक कोई भी दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो फिर ऐसा दिखेगा कि ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ऐसा आइसोट्रोपिक डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, चारों तरफ एक साथ, चारों तरफ एक ही यूनिफॉर्मिटी से, सिमेट्री, ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी से, ज्योमेट्रिकल सिमेट्री से, कैसे भी बोल लो, लेकिन आपको ऐसा दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज अप टिल इंफिनिटी, इंफिनिटी तक भी चले जाओ तब भी इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तभी तो इसकी ऐसे ऐसे सिमेट्रिकल है। और सिमिलर ऐसा है कि अगर नेगेटिव होता तो अंदर जाती हुई नजर आती, यूनिफॉर्मली चारों तरफ से सिमेट्रिकली अंदर। तो इसका मतलब ये है कि केवल ये अकेला चार्ज प्रेजेंट है, इन्फिनिटी तक दूसरा चार्ज है ही नहीं। अगर होता तो क्या होता, तो ऐसा होता, ये कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। तो दैट इज व्हाट इज अगली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, कि जब दो पॉइंट है, बहुत सारे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रेजेंट है किसी पॉइंट पे, तो आप उनका वेक्टर सम कर दो, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे मिल जाएगी। प्रैक्टिकली देखो, आई वांट टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट चार्ज दिस, जिसको मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया क्योंकि आई वांट टू टेस्ट कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू एक चार्ज Q1 है इधर, एक चार्ज Q2 है इधर, ये सोर्स चार्जेस है बच्चों। ठीक है, एक चार्ज Q3 है इधर। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव सारे हैं, तो इस Q3 की वजह से टेस्ट चार्ज पे इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसको मैंने बोल दिया कि उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से E3 नाम का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। Q1 भी रिपल्सिव लगाएगा तो Q1 जिधर है उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसको मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। अब ये Q2 है, ये भी इधर, इससे जिधर Q है उससे अपोजिट में लगाएगा, तो इसको बोला E2। ये आपको मिल गए वैल्यूज। अब देखो इन तीनों वेक्टर्स की मदद से आप यहाँ पे फाइंड आउट करो जो बीच में चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो दैट विल बी नथिंग बट, अगर इसको बोल दे कि नेट बोलो या सिंपली ई बोल दो विदाउट एनी सबस्क्रिप्ट, तो दैट विल बी नथिंग बट E1 चार्ज Q1 की वजह से प्लस चार्ज Q2 की वजह से प्लस चार्ज Q3 की वजह से। तो इसका वेक्टर सम कर दो तो आपको मिल जाएगा क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज प्रेजेंट एट दिस पॉइंट P। ठीक है, तो आपको ये चीजें मिल गई। तो दिस इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सिमिलर है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नहीं है, इट इज जस्ट वेक्टर सम, कि जब एक से ज्यादा दो वेक्टर प्रेजेंट हो तो आप उनको ऐड करते जाओ। ये हमने मोशन इन 1D में किया था। मोशन इन 1D में दो तरीके से किया था। पहला तरीका क्या था बच्चों, ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में भी दो थे, बताओ। ज्योमेट्रिकल में एक तो ट्रायंगल लॉ था और एक पैरेललोग्राम लॉ, उसमें भी तो ऐड ही कर रहे थे ना वेक्टर्स को। और दूसरा तरीका था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि तीन गिवन एक्सिस है हमारे पास, एक आई कैप डायरेक्शन है, एक वाई जे कैप है और एक के कैप है। इन अलग अलग डायरेक्शन में क्या करूं, जितने भी वेक्टर्स हैं उनको रिजोल्व कर लो, आई के अलोंग, वाई के, जे के अलोंग और के अलोंग। और आई वालों को ऐड कर दो, जे वालों को ऐड कर दो,
के K1 को ऐड कर दो, इंडिविजुअली उनके कंपोनेंट अलोंग दिस 3 परपेंडिकुलर एक्सिस है उनको ऐड कर दो, इकट्ठा लिख दो I कैप J कैप K कैप के साथ, तो वो क्या हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो क्या हो गया वेक्टर एडिशन। तो ये चीज हम देख चुके। अब बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट हमने ये क्वेश्चन किया था क्लास में, इसका आंसर याद है किसी को? यस Yes, sir. क्या आया था? 0 जीरो। जीरो क्यों आया था? देखो यहाँ पे सेंट्रोइड पे निकालना है आपको, क्वेश्चन में गिवन है एक रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन होती है जिसके 6 साइड्स होंगे, रेगुलर मतलब कि सारी की सारी साइडें होंगी बराबर, अंदर वाला एंगल होगा कितना, कितना होता है बताओ? 120 होता है भाई। देखो आउटसाइड आउटर वाला एंगल, इसमें देखो थोड़ा ध्यान से देखना, जिनको ये एंगल वेंगल का कंसेप्ट दिक्कत करता है एक बार ध्यान से देखना, ये वाला एंगल ये होगा 60 डिग्री, क्योंकि एक बार घूमा देखो 60, फिर इस लाइन पे गया ऐसे, फिर से घूमा कितना 60 डिग्री, फिर इस लाइन पे घूम के चला गया आगे, फिर इसको फिर से घूमना पड़ा 60, तो ऐसा 6 बार घूम लेगा तो कितना घूम जाएगा? हाँ जी 6 इंटू 6 दैट इज 360 डिग्री, और एक गोला काटने में कितना एंगल कवर करना पड़ता है? 360। 360 डिग्री। 360 करना था, 60 करके 6 स्टेप में घुमा, यानी हेक्सागन में बाहर वाला एंगल कितना होगा? जब 6 साइड होंगी तो 60 होगा। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पेयर नाम की जैसी आपने चीज सुनी होगी, तो बाहर का एंगल तो पता चला 60 है। अब देखो बाहर का एंगल 60 है तो अंदर वाला कितना होगा भाई? ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है? 180 डिग्री। 180। 180 में से बाहर का 60 घटा दो तो अंदर का कितना बच गया? 120। ठीक है, अब दिक्कत आएगी, दुख दर्द कम हुआ होगा थोड़ा कि चलो ये तो समझ आया। ठीक है, तो अंदर वाला एंगल बच गया बच्चों 120 डिग्री। तो ऐसा हेक्सागन था, सेप्टागन होगा, ऑक्टागन होगा, कुछ भी होगा, पेंटागन होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, ट्रायंगल होगा, जो भी होगा वी कैन फाइंड। ठीक है, तो अब एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, उसके 6 के 6 चोंच यानी कि 6 के 6 वर्टेसिस पे चार्ज क्यू प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा पॉजिटिव क्यू चार्ज हर जगह प्रेजेंट है बच्चों। अब बोल रहा है कि इसके सेंट्रोइड पे निकाल दो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है जी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता ही है कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पता है। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला से जाएंगे, कुछ नया नहीं है, बट चीजों को कड़ियों को जोड़ना सीखेंगे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। अब के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें Q1 जो था वो हमने बोल दिया कि टेस्ट चार्ज रहा होगा मान लो, तो ऐसे Q, और दूसरे वाले को बोल देते हैं खाली Q कि भैया ये कोई सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है। पर यूनिट टेस्ट चार्ज करना है तो नीचे Q नोट रख दो, तो टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज उड़ गया, तो यही हमने वहां पे क्या बोला था, के Q बाय आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना। डायरेक्शन नहीं लिख रहे तो केवल मैग्नीट्यूड की बात कर लेंगे, तो ये हो गया। अब देखो ये होगी बात, अब के Q बाय आर स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन ये मैं करता तब अगर ये ज्योमेट्रिकल डिसिमिलरिटी रहती, यानी कि सिमिलर या फिर ज्योमेट्रिकल सिमिलर नहीं दिख रहा होता, लेकिन मुझे दिख रहा है भाई यहाँ पे जो मर्जी टेस्ट चार्ज रख दो, तो जो फर्स्ट वाला चार्ज, ये चार्ज जो है, ये जो चार्ज मैंने सर्कल किया, ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा जिधर ये एंगल लो इधर। कितने बच्चे एग्री कर रहे हो कि दोनों पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज भी और टेस्ट चार्ज भी, और सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे जो डायरेक्शन एंगल अभी एरो हेड से डिफाइन की उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सिमिलरली सारे के सारे देखो, ये दूसरे नंबर वाला इधर ऐसे, तीसरे नंबर वाला इधर, चौथे नंबर वाला इसके अपोजिट, पांचवें नंबर वाला पांचवें के अपोजिट, और छठे नंबर वाला छठे के अपोजिट। लेकिन इन सब का मैग्नीट्यूड बच्चों बराबर रहेगा, क्यों? क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। तो के Q बाय आर स्क्वायर कर लो, तो जो भी वैल्यू रहेगी के Q बाय आर स्क्वायर ही रहेगी। उस वैल्यू को अगर मैं E बोल देता हूं, मान लो कि भैया E है, सारी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में E है, तो क्या वो कैंसिल आउट कर जाएंगे एक दूसरे को? यस यस। जितना इधर E उसके अपोजिट दूसरा E, तो ऐसे पेयर बना और उड़ गया। ठीक है, ये वाला पेयर बना और ये उड़ गए, और ये वाला बना और ये उड़ गए, तो नेट क्या आया? 0 कर दिया, क्या गोलमाल कर दिया, सब 0 हो गया सब कुछ। अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए, अच्छा क्या मैं कुछ थोड़ा
कुछ पूछूं मैं, बोलो एक बार बताना कि मैं बोल रहा हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0 एन कैप। एन कैप इज द डायरेक्शन, ठीक है, वेक्टर लिख रहा हूं तो कोई भी रैंडम यूनिट वेक्टर लिख दिया उसके साथ। क्या ये पॉसिबल आंसर हो सकता है उसका 0 एन कैप, या फिर 0 आई कैप, या फिर 0 जे कैप, या फिर 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप? इनमें से कौन सा आंसर सही है उस हेक्सागन वाले क्वेश्चन के लिए? बताओ बताओ। आई कैप वाला सही है, जे कैप वाला सही है, कि आई प्लस जे वाला सही है, या फिर एन कैप की कोई भी रैंडम डायरेक्शन वाला सही है, या फिर ये सही है कि आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप? बताओ कौन सा सही है। यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट आपको पता है ना, और ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है बताओ। अरे कुछ तो बोलो। सर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, चलो भाई, इन्होंने हिम्मत करके बोला कि दिस वन इज राइट। और कोई बोलेगा कुछ और सा? बोलो बोलो भाई, सभी सही है यार, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, सब कुछ सही है भाई। जिसका मैग्नीट्यूड 0 मतलब कि सभी डायरेक्शन में 0, 0 के साथ कुछ भी यूनिट वेक्टर लगाओ। एन कैप लिख देता हूं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी डायरेक्शन रहेगा उसी डायरेक्शन में। ऐसा हो गया ना, किधर जाओगे उधर ही जाऊंगा या फिर जो भी डायरेक्शन रहेगा उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो इनमें सभी सही है, मोर और लेस सारे के सारे ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 हो गया भाई, सभी डायरेक्शन में 0। अब उसमें 0 आई कैप लिख दो, जे कैप लिख दो, के कैप लिख दो, एन कैप लिख दो, सारे इकट्ठे लिख दो, कोई मतलब नहीं, सब सही है। बट ऐसा वेरिएशन आएगा नहीं, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगा नहीं। जस्ट मैंने आपसे इसलिए पूछ लिया कि 0 मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लिख दो कुछ भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहे ना, उस उधर ही हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दिख रहा होगा आपको अपने स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में था रेगुलर हेक्सागन, यहाँ पे ट्राइंगल की बात हो रही है। लास्ट क्लास में भी हमने इसको कर लिया था, एक बार पढ़ लो और फिर आगे फटाफट बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर हमें यहाँ पे के की वैल्यू 1/4πε0 डालनी जरूरी होती है या के भी रहने दे सकते हैं? वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। जैसे मान लो आपको आंसर में अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी हो, है ना, तो फिर लास्ट स्टेप में डाल लो, बिल्कुल फाइनल में। इसमें मत डालना। ओके सर। अगर देखो बच्चों, इसमें डालोगे, मान लो ई में डालोगे, तो आप अननेसेसरीली क्या करने वाले हो, इधर उसका स्क्वायर करोगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर। हाँ फिर उसका अंडरूट करोगे, वेस्ट होगा टाइम। तो बेटर यही है कि अंदर वाले को अलग सोल्व कर लो और 1/4πε0 को लास्ट में जाके सोल्व करो। अगर वो भी तब वैल्यूज आपको मतलब रियली न्यूमेरिकल वैल्यूज ही दे रखी हो, बस इतना सिंपल है ना। तो ओके कुछ सर। बच्चों को इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, बस ये फॉर्मूला दुखी कर रहा होगा कुछ कुछ बच्चों को। दिस इज नथिंग बट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर जिसको बोले कि रिजॉल्व फॉर्म में वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला। इसका दूसरा भाई क्या था, r इज इक्वल टू, ट्राइंगल। हाँ, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 2f1 f2 cos थीटा। cos थीटा। तो थीटा क्या है जी, ये रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है। अगर एक फोर्स F1 है, ये F2 मान लेते हैं, और दूसरा फोर्स F1 है। F1 फोर्स के साथ पॉजिटिव एंगल थीटा बना रहा है F2, तो इन दोनों फोर्सेस का जो भी रिजल्टेंट रहेगा उस रिजल्टेंट को निकालने का फॉर्मूला है, यानी उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, अब देखो पॉजिटिव एंगल थीटा कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज बनने वाला एंगल। तो थोड़ा यहाँ से ये चीज भी आपको याद आ जाएगी कि जो एंगल हम इधर से नेगेटिव साइड में लेते हैं ना, देखो आपको 4 क्वाड्रेंट पढ़ाए होंगे, ए एस आफ्टर स्कूल 2 कॉलेज, ASTC ये पढ़ा था ना। तो हम क्या यस करते सर। थे, नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज मूव करते थे। तो एंटी क्लॉकवाइज जब थीटा लेते हैं तो दैट इज पॉजिटिव। तो जब डेफिनेशन पढ़ी थी हमने रिजल्टेंट की, तो वहां भी यही था कि पहले फोर्स F1 था, फोर्स F1 के साथ थीटा, पॉजिटिव थीटा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में F2 बना रहा है, और इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा R, उस रिजल्टेंट R के वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R इज नथिंग बट दिस थिंग। और थीटा निकालते थे वो tan थीटा से निकलता था। तो ठीक है, अभी हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया। अभी जिनको याद नहीं आ रहा वो लोगों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, आप लोग वेक्टर पढ़ के आना। और जिनको आ गया है, वैसे मैक्सिमम को आ गया होगा,
तो मेरी उम्मीद है ये फॉर्मूला यूज करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट। हाँ जी, अब डाउट पूछो। कौन बोल रहा था? सर बोला था किसी ने? बच्चों पूछो, किसी ने बोला था सर ऐसे? सर ठीक है, कर लोगे ना इस क्वेश्चन को? सिमिलर है बच्चों। Yes, sir. Yes. E1 निकलेगा Q की वजह से, E2 निकलेगा इस वाले Q की वजह से। बस इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ये है कि स्टेटमेंट में R लिखना था, A लिख दिया गया है, कोई बात नहीं। तो आप इसको वैल्यू करके E1 निकलेगा, E2 निकलेगा। ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होता है? KQ बाय R स्क्वायर। अभी ड्राइव किया था ना। R की वैल्यू आपको यहाँ पे है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, सोल्व करना, फाइनली ये आएगा। और यहाँ पे देखो, जैसे सात्विक ने पूछा था कि 1/4 डालना है, तो ऐसे डाल लो ना लास्ट में। अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहा होता तो इसको भी सोल्व कर देते हैं, बट इतना लेंथी पूछेगा नहीं, ऐसे कटपिट करके उड़ जाएंगी चीजें। ठीक है, तो भैया हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है, इसको भी कर लो यार। कुछ बच्चों को इस लास्ट बैच में दिक्कत आई थी, अदरवाइज ये होमवर्क के लिए रखा था, बट इसको भी ट्राई करो। रीड आउट दिस थिंग और अप्रोच तैयार करो, ट्राई टू अटेम्प्ट। ये पिछले वाले क्वेश्चन से भी सीधा साधा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा वेरिएशन है कि हाउ टू फाइंड आउट द आर वैल्यू। भैया हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, E का वैल्यू आई नो कि E इज नथिंग बट KQ बाय R स्क्वायर। ठीक है, K की वैल्यू तो पता ही है जी, 9 × 10⁹ होती है SI यूनिट्स में। यूनिट जो भी रहे, जो आपको बताया था ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन निकाल रहे हो तो अलग रहेगा, K रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, अब देखो K की वैल्यू 9 × 10⁹ है, और Q की वैल्यू हमें पता है -20 माइक्रोकूलम, तो Q इज इक्वल टू -20 × 10⁻⁶। इसको भी हमने कर लिया किसमें? SI यूनिट्स में। अब बात बच गई R निकाल लो जी। देखो कहाँ निकालना है? यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A। पॉइंट A पर निकालनी है, तो हमारा टेस्ट चार्ज है पॉइंट A पर प्रेजेंट है, और B के द्वारा, यानी B पे जो हमारा सोर्स चार्ज प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू है -20 माइक्रोकूलम। ए के कोऑर्डिनेट हैं जी 0, 1, 2। अब मीटर्स में है तो दीज आर ऑलरेडी इन SI यूनिट, मीटर इज SI यूनिट, तो इनमें कुछ फेरबदल करने की जरूरत है नहीं ज्यादा। तो बी का कोऑर्डिनेट है 2, 0, 1। अब बात बस खेल बच गया कि R पता कर लो। 3 डायमेंशन में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट देखो, अभी मेरी फोटो देखो, आप चेहरा देखो भाई, 2 पॉइंट है 3D में। द फर्स्ट वन इज हेयर और दूसरा इधर है कहीं, तो 3 डायमेंशन इनका वेरिएशन कुछ भी हो सकता है ना, आगे पीछे दाएं बाएं सब कहीं। तो अब ऐसे पॉइंट्स हैं, तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस R वैल्यू। पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, इनके बीच में जो दूरी है 3 डायमेंशन स्पेस। ऐसा एक फॉर्मूला होता है ना जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। इफ यू हैव टू फाइंड आउट दैट, तो R की वैल्यू कैसे निकालते थे बच्चों? याद करो, √of x2 - x1 का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला, जी डिस्टेंस फॉर्मूला, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 Z1 का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ये करेंगे, अंडर ले लेंगे, तो हमें पता चल गया कि 3D स्पेस में कोई 2 पॉइंट रैंडमली ओरिएंटेड है, उनके XYZ कोऑर्डिनेट दे रखे, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। इस फॉर्मूले से हमें R मिल जाएगा। ये R मिलते ही हम ये तीनों की तीनों वैल्यू, K की वैल्यू 9 × 10⁹ Q की वैल्यू -20 × 10⁻⁶, और R की वैल्यू यहाँ से जो भी आएगी, शायद √6 आएगी, तो उसको यहाँ रखेंगे, और E की वैल्यू वी कैन। ठीक है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा, कुछ अजीब सी वैल्यू आएगी, तो आप लोग फाइंड आउट इसको कर लेना। अब पूरा अप्रोच मैंने बता दिया, हाउ टू अप्रोच दिस वन। तो आई थिंक वी आर गुड टू गो विद दिस थिंग। कितने बच्चे बोल रहे हैं कर लोगे? कर लेंगे सर। हाँ, हैंड रेज कर दो एक बार, जस्ट कंफर्मेशन दे दो सब लोग कि हाँ सर आ रहा है, तो हो जाएगा। ठीक है,
ओके जी। हाँ, तो अब इसके बाद क्या करना है, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। वी विल कीप दिस वन फॉर द नोट स्लाइड। अब इससे आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ जो हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका, कि आपने एरिया के बारे में तो सुना होगा बच्चों। एरिया, एरिया क्या होता है बताओ, व्हाट इज एरिया? व्हेन वी से कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज कॉल्ड एज एरिया, तो हम किस चीज को रेफर कर रहे होते हैं? किसी भी सरफेस को, है ना। एरिया से हमें यही तो पता चलता है यार, कोई सरफेस है उसका कुछ वैल्यू रहेगा मीटर स्क्वायर में, तो उसी को बोल रहे हैं एरिया। और अगर मैं बोलूं एरिया वेक्टर, तो फिर क्या समझ आएगा? तो एरिया और एरिया के साथ डायरेक्शन, एरिया का जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी आ गई। हाँ, उसकी कोई सीधी सी बात है। देखो, सात्विक ने सही बताया कि कोई भी आप मैग्नीट्यूड बता रहे हो और उसके साथ अगर आप उसका डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दो, तो आप वेक्टर के बारे में बात कर रहे हो। तो एरिया गिने चुने फिजिक्स में 2-3 चीजें हैं जिनको हम स्केलर के तौर पे भी यूज करते हैं, कभी कभी वेक्टर के तौर पे भी यूज करते हैं। तो उन्हीं में से एक है एरिया, जिसके बारे में कभी एरिया एज अ स्केलर क्वांटिटी यूज कर लेते हैं जो अभी तक करते आए, और कभी कभी एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी हमें यूज करना। तो ये चीज हम सीखेंगे, नई चीज हम ये देखने वाले हैं। तो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, लेट अस ले डाउन कि हम लोग क्या इसमें करने वाले हैं। तो एबल टू कैलकुलेट फ्लक्स, अच्छा फ्लक्स का पार्ट तो आज शायद नहीं हो पाएगा, हम समझेंगे नहीं, लेकिन जब ये मॉड्यूल पूरा होगा आपका तो आप फ्लक्स को समझ पाओगे, ठीक है। डायपोल मोमेंट को समझ पाओगे, एक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके द्वारा डायपोल मोमेंट जनरेट होता है, वो क्या चीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल अलोंग एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन भैया चार्जेस वो बताएंगे जब क्या आएगा। तो ये हमारा एजेंडा है, एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, जैसे जैसे हमने अब तक किया ना, कूलम्स लॉ से रिलेटेड किए, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड किए, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ पाओगे, डायपोल मोमेंट को, डायपोल को समझ पाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ये सारी चीजें हम यहाँ तक समझ पाएंगे, ठीक है। अभी कुछ बच्चों ने हाथ ऊपर कर रखा है, क्या आपका कोई डाउट है बच्चों? हाँ जी, हाँ जी, डाउट वाले? ओके, सबने नीचे कर लिया, ठीक है, शाबाश, तो समझ आ रहा है सबको, अच्छी बात है। देखो भाई, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले करेंगे एरिया वेक्टर को समझेंगे कि व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया के बारे में तो सर अब तक समझा था, मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, सबका एरिया निकाल दिया, ट्रायंगल का निकाला, स्क्वायर का निकाला, फ्रस्टम उसका निकाला, कोन का भी निकाल दिया, आउटर सरफेस एरिया, फ्रस्टम ऑफ कोन का भी निकाल दिया सर, इरेगुलर शेप्स का भी निकाल दिया सर, इंटीग्रेशन कर करके, लेकिन अब तक वेक्टर नहीं बोला। अब वेक्टर क्यों बोल रहे हो? अब आपको क्या ऐसी जरूरत आ गई कि वाई यू आर रेफरिंग एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये समझिए। फिर इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे जो कि कारण बना इसको वेक्टर बनाने का, कि वेक्टर क्यों लेना पड़ा, फिर डायपोल, ये सब बाद में, ठीक है। तो बिफोर क्लोजिंग टुडेज क्लास हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ एरिया वेक्टर। तो जैसा हमने अब तक देखा कि एनी स्केलर क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सेम वैसा ही होगा एरिया के साथ। तो एरिया का अब तक हमें पता था कि एनीथिंग दैट इज सरफेस, उसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वो हो रहा है एरिया। लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी ऐड करना पड़ेगा टू टर्न इट इन वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन क्या होगा एरिया का? इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या सरफेस एरिया बोल लो, जो भी सरफेस है उसके हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाला है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे किसी टेबल पे बैठे होंगे, अगर उस टेबल का एरिया, उस टेबल के ऊपर एक समतल सरफेस होगा, एक प्लेन सरफेस होगा, उसका अगर आपको एरिया वेक्टर निकालना, तो दैट विल बी नथिंग बट परपेंडिकुलर टू द टेबल, ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा। स्क्रीन है फोन का, तो आउटवर्ड स्क्रीन है उसका आउटवर्ड रहेगा, आपकी तरफ एक वेक्टर ड्रॉ होगा, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर द स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट अभी आप लोग हैं, आपकी तरफ पॉइंट करेगा। तो दैट इज द एरिया वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्प्ले। ऐसा कोई भी सरफेस रहेगा, जैसे ये टैब है, इसका कोई भी सरफेस है, नाउ इसका एरिया वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन ऑफ दिस टैब, ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बस सीधा सीधा है कि भैया और कोई डायरेक्शन नहीं होगी इधर उधर की, सीधा परपेंडिकुलर। अगर यही कर्व्ड रहा होता, अगर ये एरिया, ये तो देखो बच्चों ऐसे आपको दिख रहा है कि प्लेन एरिया है, बट अगर ये कर्व्ड रहा होता, जैसे ये माउस, जैसे आपको ये माउस दिख रहा है, अब इस माउस का भी तो एरिया है, बट दिस इज नॉट अ रेगुलर एरिया, दिस इज कर्व्ड, हर जगह पे कर्वेचर चेंज हो रहा है। तो क्या होगा इसमें, डायरेक्शन क्या होगा, इसमें हम छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे, छोटे छोटे, हर एक एलिमेंट का उस एलिमेंट के परपेंडिकुलर।
तो जहां भी आप एरिया निकाल रहे हो, छोटा सा एरिया डीएस बोलते हैं या फिर उसको छोटा एलिमेंट बोल लो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब जहां निकाल रहे हो उसमें उस डायरेक्शन का होगा। भाई इस डायरेक्शन पे किधर है, इधर है, इसके परपेंडिकुलर, थोड़ा इधर आए तो इधर है, तो ऐसे रहेगा। जब भी आप किसी कर्व्ड सरफेस की बात करोगे तो उस कर्व्ड सरफेस पे आपको जो मिलेगा एरिया, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, ये नीचे वाला कर्व्ड है ना, इस पे आपने छोटा सा एलिमेंट ले लिया। एलिमेंट क्या होता है वो भी बताएंगे। तो ये डीएस इज एलिमेंट बोल दिया कि डीएस एक छोटू सा एरिया पकड़ लिया आपने पूरे एरिया में से, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया वेक्टर एट दैट पर्टिकुलर एलिमेंटल एरिया। ठीक है, अब देखो एलिमेंटल एरिया क्या होता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, मोशन इन 1D में दो चीजें पढ़ाई गई थी इससे मिलती जुलती, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या एक इनफाइनेटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, जहां पे एलिमेंट का भी कुछ वैसा ही मतलब है, इनफाइनेटसिमली स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, यानी अति सूक्ष्म एरिया, एरिया जितना भी है उसका बहुत छोटा छोटा छोटू पार्ट, उसको चुन लो और वहां पे डायरेक्शन बता दो। ठीक है, यह स्वाभाविक सी बात है। अगर प्लेन होगा तो सारी की सारी डायरेक्शन इकट्ठी रहेंगी ना, जैसे ये प्लेन था रेगुलर, तो इसमें किधर भी जाओगे परपेंडिकुलर यही रहना है, वर्टिकली अपवर्ड्स। बट अगर यही कर्वेचर रहा होता तो हर एक इंस्टेंट पे यानी हर एक छोटे छोटे एरिया पे वो डायरेक्शन बदल रही होती। तो हाउ टू डिफाइन द डायरेक्शन, जस्ट बाय टेकिंग द छोटे छोटा एलिमेंट, उसी को बोलते हैं एलिमेंटल एरिया, या उसी को बोलते हैं इनफाइनेटसिमली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ दैट टोटल एरिया। उसका अति छोटे से छोटा टुकड़ा लो, डायरेक्शन ले लो, ये हमें पता है इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एरिया। अब देखो एरिया वेक्टर को डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा, S इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड सम डायरेक्शन, तो उसको क्या कर दिया n कैप, S इज द मैग्नीट्यूड एंड n कैप इज द डायरेक्शन, तो उसको लिख दिया एरिया वेक्टर के। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू S is the magnitude of the area vector, n cap is the direction, और ये डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलरली अपवर्ड। ठीक है, सिमिलरली एलिमेंटल एरिया के लिए लिखा तो क्या लिखा जी, छोटा सा एरिया है लेकिन है तो वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंटल एरिया इनटू द डायरेक्शन ऑफ दैट एलिमेंटल। ए कैप ले लिया, एन कैप भी ले सकते थे, कोई इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस डिफाइन कर रहे डायरेक्शन। तो यहाँ ए कैप लिखा है तो ए कैप लिख दिया, यहाँ एन कैप लिखा था तो एन कैप लिख दिया, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर। दूसरा एलिमेंटल एरिया एंड डायरेक्शन एट द पर्टिकुलर एलिमेंट, हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, इसको देखते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो चैट बॉक्स, ऐसे रैंडमली बोलना नहीं, चैट बॉक्स में देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर करते हो, कितने बच्चों को मेरी जस्ट बात समझ आई जो मैंने एरिया वेक्टर के बारे में आपको बोली। दिख रहा है क्या आपको क्वेश्चन बच्चों? यस सर। अच्छा, ये इंग्लिश का थोड़ा खेल है, इंग्लिश थोड़ा झोलमोल लिखी हुई है बट बात आपको समझ आ जाएगी बोलोगे तो। एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी एसोसिएटेड विद ईच प्लेन फिगर हुज मैग्नीट्यूड इज, हर एक प्लेन फिगर के साथ एसोसिएटेड वेक्टर क्वांटिटी है क्या, एरिया वेक्टर, हुज मैग्नीट्यूड इज एनी क्वांटिटी एंड डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन, कि मैग्नीट्यूड कुछ भी रहेगा और डायरेक्शन पैरेलल टू प्लेन रहेगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड कुछ भी रहेगा और डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहेगी। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, इक्वल टू एरिया, मैग्नीट्यूड रहेगा एरिया के बराबर और डायरेक्शन रहेगी पैरेलल टू द एरिया। और ऑप्शन डी बोल रहा है कि एरिया का मैग्नीट्यूड रहेगा उसके एरिया के बराबर और उसका डायरेक्शन रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन या फिर परपेंडिकुलर द एलिमेंट या परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो आप सभी को समझ आ गया है ना, थोड़ा इंग्लिश में इधर उधर था, जानबूझकर ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया क्योंकि ये क्वेश्चन घूम रहा है ऐसे दुनिया में, अजीब सा क्वेश्चन, तो आपको भी दिख गया कि ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो फील आप ले पाए, कुल मिला के सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्यों, क्योंकि चीख के अभी हमने समझा कि एरिया वही होगा मैग्नीट्यूड वाला और साथ में डायरेक्शन क्या होगी उसके परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है, एरिया वेक्टर एज ए एन कैप, और एन कैप क्या रहेगी, डायरेक्शन। You can use the explanation as the definition of area vector। जो ये explanation है ना इस क्वेश्चन का, वही क्या है, definition है किसका, एरिया वेक्टर। चिल सी बात है, कूल सी बात है, ठीक है।
अब हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अच्छा, अभी तक किसी बच्चे को डाउट है जो हमने आज किया इससे पहले किया, तो वो एक बार पूछ लेते हैं। किसी को डाउट रहेगा तो हम लोग पहले उस पर सॉल्व करते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर क्लोज करेंगे आज की क्लास को, ठीक है। चलो, अब एक अगली चीज आती है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इसमें दोनों चीजें हैं। एक टर्म तो हमने सुना है कि इलेक्ट्रिक, तो इट मींस समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, समझ गए। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स तो पहली बार जिंदगी में सुना है, फ्लक्स तो कभी देखा ही नहीं। फ्लक्स क्या सर होता है? पहले भी तो आया था फ्लक्स। कहाँ पे आया था? सर जब हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ी थी, मास फ्लक्स नहीं आया था। हाँ, सही बात है। देखो, समझदार बच्चों को याद है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लो। फ्लक्स को हम बताते हैं फ्लो। जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का ये बता रहे हैं, वहां भी मास का फ्लो, मास एफ्लक्स, मास इनफ्लक्स। एफ्लक्स क्या होता है? बाहर जाने वाला मास। इनफ्लक्स क्या होता है? अंदर आने वाला मास। तो वहां भी फ्लक्स था। इनफ्लक्स मतलब अंदर आने वाला मास, यानी अंदर फ्लो होने वाला मास कंट्रोल वॉल्यूम में। और एफ्लक्स क्या होता है? बाहर जाने वाला मास कंट्रोल वॉल्यूम से, ठीक है। तो फ्लक्स वाज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज फ्लो। समझते हैं ना? मोटे मोटे शब्दों में बोल देते हैं कि फ्लक्स क्या हो सकता है, एक फ्लो को बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो भैया कहां से होगा? स्वाभाविक सी बात है, किसी पर्टिकुलर एरिया से होगा। तो अभी इसको समझेंगे क्या है। पहले इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखते हैं ताकि कंटेक्स्ट बिल्डअप कर पाए, एंड देन वी विल प्रोसीड टू प्रैक्टिकल एंड सम डेविएटेड डेफिनेशन, जिससे हमें ये समझ आ सके। The total number of electric field lines passing in a given area in a unit time is defined as electric flux. कि एक गिवन एरिया में एक गिवन टाइम पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात हो रही है एक गिवन टाइम पे, तो टाइम वाला छोड़ दो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक गिवन एरिया से कितनी ज्यादा, उतना ज्यादा फ्लक्स। जितनी कम लाइन उतना कम फ्लक्स, जितनी ज्यादा लाइन उतना ज्यादा फ्लक्स। मतलब कि आपको एक एरिया दे दिया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में से कितनी लाइन, कितनी उस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, उसका मतलब हुआ उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। जितनी कम पास करेंगे उतना ही कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब आपको अपने डिस्प्ले पे एक एनिमेशन दिख रहा होगा, इसको थोड़ा देखो और फील करो। आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है ई, है ना, ग्रीन येलो सब उसी को मान लो, और एक एरिया दिख रहा है रेड कलर का। अब देखो, दो तरीके के वेरिएशन इस एनिमेशन में आपको नजर आ रहे हैं। पहला, एक तो आपका एरिया ऐसे घूम रहा है, तो जैसे जैसे एरिया टिल्ट होता जाएगा उतनी ही उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी। जब एरिया बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया, सीधा हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो गई पास करने वाली। और दूसरा वेरिएशन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में ही खुद। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास आती है, यानी कि डेंसर हो जाती है, उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? ज्यादा की कम? ज्यादा। ज्यादा। बहुत सारी ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इकट्ठी रहेंगी, इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा। और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। तो दो तरीके के वेरिएशन आ रहे हैं इस एनिमेशन में। एक तो एरिया को आप इधर उधर कर रहे हो, जब एरिया टिल्ट हो रहा है तो कम पास होंगी, दिख रहा है आपको ज्योमेट्रिकली। जब उसके परपेंडिकुलर रहेगा तो मैक्सिमम पास करेंगे, ये भी ज्योमेट्रिकली दिख रहा है। अब देखो, दूर दूर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कम कर रहे हो, वापस आ गई, बढ़ा दी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आएंगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन एरिया से ज्यादा पास करेंगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम डेंसर हो जाएंगी, यानी दूर दूर हो जाएंगी, उतनी ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस गिवन एरिया विल रिड्यूस, ठीक है। जैसे जैसे एरिया टिल्ट होता जाएगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया विल रिड्यूस। भाई टिल्ट हो गया उतनी कम लाइनें पास करेंगी। जैसे जैसे बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास करेंगी। तो दोनों चीजें हमें यहाँ से समझ आ गई। एक बार देखो, एक बार फिर से इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां से हम दो टेक अवे लेते हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे, मतलब जैसे जैसे ये परपेंडिकुलर रहेगा, बिल्कुल परफेक्टली परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो मैक्सिमम लाइनें पास करेंगे, दिख रहा है। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया बढ़ेगी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया एट ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। भैया ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दिस गिवन एरिया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ रहा है। और जैसे जैसे आप इसको परपेंडिकुलर कर दोगे बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो अब क्या होगा भाई, 90 डिग्री टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये एरिया हो जाएगा 90 डिग्री टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब इस एरिया में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या क्या होगी? मैक्सिमम। तो ये भी आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। ये दोनों चीजें समझते हुए वापस आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन देखो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग अ गिवन एरिया इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे, किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बोलो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया गिव्स अस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो एरिया था ये ABCD आपको दिख रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड था E। अगर ये दोनों परफेक्टली अलाइंड थे, देखो ऐसा E जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और एरिया इसके बिल्कुल परफेक्ट परपेंडिकुलर है, तो इस केस में जो एंगल बन रहा है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में। इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में वो कितना है बताओ भाई? एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया के परपेंडिकुलर, ऐसा। तो ये हो गया आपका एन कैप बोल दो, एस कैप बोल दो, जो बोलना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। अबे एरिया में और एरिया में और ई में तो बन गया 90। देखो एरिया अलाइंड है 90 डिग्री पे इससे, ये तो दिख रहा है हमें 90 पे है, बट इसका एरिया का वेक्टर तो बच्चों एरिया के परपेंडिकुलर होता है। अभी आपने बताया मुझे, ये बदतमीजी मत करो। अरे देखो इस क्वेश्चन में नहीं बताया तुमने मुझे, ऑप्शन डी। तो इसका मतलब क्या था बच्चों कि एक एरिया है, उससे परपेंडिकुलर ये रहेगा एरिया वेक्टर। तो मैंने आपकी बात मान ली कि यार ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया की तो 90 डिग्री बन रहा है, बट एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एंगल है? सर 0 डिग्री। 0 डिग्री। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, यानी कि मैं ये मान रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया आपस में परपेंडिकुलर हैं, बट एरिया वेक्टर के ही तो परपेंडिकुलर होता है एरिया, मतलब एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दे आर मेकिंग 0 डिग्री विद देम। समझ आई बात? यस सर। Yes, sir. इसी बात को समझते हुए अब इसमें कुछ वेरिएशंस हैं, वो मैं कल बताऊंगा, लेकिन तुम घूम जाओगे। इसको देखो एक दो बार और फिर हम लोग क्लोज करेंगे। जिनको डाउट है वो डाउट पूछ लो भाई, जिनको डाउट नहीं है वो सर इसको आपने देख लो। अटेंडेंस ले ली थी आज? अटेंडेंस बेटा हाँ वो ले लेते हैं अटेंडेंस को, इसको देखते रहो, अटेंडेंस में लेता हूँ। ठीक है, हो गई अटेंडेंस। तो अब बताओ, डाउट वाले बताओ। अच्छा अटेंडेंस मैनुअली नहीं ले रहे यार, मैं वैसे ले लिया, मैंने आपका नाम नोट डाउन कर लिया है ना, इधर से मीटिंग में जो नाम आ रहे हैं उससे ही ले ली मिनट। अगर किसी का नाम अलग है मीटिंग में तो वो चैट बॉक्स में डाल दो कि मैंने इस नाम से ज्वाइन किया हुआ है, मतलब अपना एक्चुअल नाम डाल दो। हाँ जी, वो मैं नाम फिर नोट डाउन करके कर लूंगा। बाकी जिनका नाम और यहाँ का नाम सेम है वो निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, डाउट्स और ये एनिमेशन देख लो, और जिनको ये समझ आ गया, डाउट्स भी नहीं है, तो दे कैन ड्रॉप फॉर द डे। कल हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फ्रेश, है ना, ताकि हम समझ सके, एक दो क्वेश्चन कर सके और ताजा ताजा टॉपिक आपको समझ आ सके। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। Good night, sir. थैंक यू सर। गुड बाय नाइट सर। सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ठीक है भाई।